कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी से, जहां हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बहुत ही जरूरी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर साफ टेंशन दिख रही है। वो मन ही मन कहता है, धिक्कार है, क्या वो चीज यहाँ भी नहीं है? उस थर्ड बॉस के बारे में सुराग ढूंढना सच में सिरदर्द बन गया है। तभी पीछे से आवाज आती है, जो कि इवान है। वो कहता है कि यंग मास्टर, हमने उस दूसरे बच्चे को बचा लिया है जिसका आपने जिक्र किया था। ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा राहत महसूस करता है और पूछता है कि क्या तुमने उसे अच्छे से रखा है और क्या तुमने पक्का किया कि उसके साथ कोई बदतमीजी तो न करेगा? तो इवान बोलता है, बिल्कुल मालिक, मैंने उसका बड़े अच्छे से ख्याल रखने के लिए उसे वहां छोड़ दिया है और उसे गैर कानूनी गुलामी बाजार से छुड़वाने के बाद हमने उसका पूरा ख्याल रखा है। लेकिन इससे पहले कि उनकी बात पूरी हो पाती, माहौल अचानक बदल जाता है और तभी एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिससे हमारे एलन की बिल्कुल भी नहीं बनती। स्क्रीन पर नाम आता है प्लेटियो टोनियो, जो काउंट का दूसरा बेटा है। वो साला बड़े ही घमंडी अंदाज में अंदर आता है और कहता है, अरे तू तो एलन है। प्लेटियो एलन के पास आता है और उसे नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक अनपढ़ गंवार के हाथ में किताब? मैंने सुना है कि तुम आजकल पढ़ाई लिखाई का ढोंग कर रहे हो। प्लेटियो एलन के सिर पर हाथ रखकर उसे दबाने की कोशिश करता है और हंसते हुए कहता है, हे, अपने इस बड़े भाई को जवाब दो। वैसे एलन चुपचाप सहने वालों में से तो नहीं है। प्लेटियो की इस बदतमीजी से एलन की आंखों में गुस्सा साफ देख सकते हैं हम लोग। एक तरफ तो एलन अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ एक घमंडी चूतिया भाई प्लेटियो एलन के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। तभी हम लाइब्रेरी में देखते हैं कि एलन फर्श पर गिरा हुआ होता है। एलन के चेहरे पर बेबसी छाई हुई है और मन ही मन में सोच रहा है कि ये साला हमेशा इतना परेशान क्यों करता है। आखिर पहले वाला एलन ये सब कैसे सहता था? मेरा मन तो कर रहा है कि साले का अभी मुंह तोड़ दूं। लेकिन इससे पहले कि एलन कुछ कर पाता, एक जोरदार लात उसके सिर पर आकर लगती है और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि टोनियो, जो बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे अपनी औकात तो पता है ना? तू ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? एलन अभी संभल भी नहीं पाया था कि तभी हम लाइब्रेरी के दरवाजे पर एक साये को देखते हैं और तभी एक भारी और ठंडी आवाज गूंजती है, तुम कीड़े मकोड़े बहुत शोर मचा रहे हो। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, हवा को चीरता हुआ एक खंजर सीधा एलन के भाई के पास दीवार में जाकर धंसता है। हमले की वजह से टोनियो की हालत ही खराब हो जाती है। वो हक्का बक्का रह जाता है। तभी उस साया अंधेरे से निकलता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लियो प्लेटियो है, काउंट का सबसे बड़ा बेटा। वहीं लियो की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा है। वो अपने भाई की तरफ हाथ बढ़ाते हुए ठंडे अंदाज में कहता है, मैं सुबह सुबह खून खराबा नहीं देखना चाहता, इसलिए दफा हो जाए यहाँ से। तभी लियो अपने भाई के एकदम करीब आ जाता है, इतना करीब कि दोनों की सांसें टकरा रही होती हैं। लियो टोनियो को वार्निंग देते हुए कहता है कि भाई, मैंने कहा था कि लाइब्रेरी में आने से पहले अपनी ये घटिया हरकतें बाहर छोड़ के आया करो। तुम्हारे शरीर से नशीली दवाओं की बदबू आ रही है और अगर अपनी तुम खैर चाहते हो तो यहाँ से अभी निकल जाओ। लियो का खौफ इतना ज्यादा है कि टोनियो तुरंत पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। वहीं एलन, जो अभी भी जमीन पर पड़ा है, बड़ी ही चालाकी से रेंगते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है ताकि इन दो बड़े खिलाड़ियों के बीच वो न पिस जाए। तभी अचानक से हमें प्लाटियो कंट्री के बारे में बताया जाता है। एस्ट्रिया किंगडम की प्लाटियो काउंटी के साथ कुछ अजीब हुआ। ये गेम के अंदर बड़ी ही अजीब तरीके से मिट गई। तभी हमारे एलन के सामने एक सबक्वेस्ट ओपन होता है, जहां उसे पता चलता है कि प्लाटियो काउंटी का सच बहुत ही डरावना है। यह एवलन नाम की एक अजीब सी संगठन चलाती है जो ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूट जैसे काले धंधों का अड्डा है। इसकी ताकत हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा है। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस नर्क को चला रहे हैं। प्लाटियो परिवार के वो दो कमीने भाई, ये दोनों आपस में ही खानदान का मुखिया बनने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पहला भाई, जिसे प्रोस्टिट्यूट किंग कहते हैं, इसका दबदबा पूरी अंडरवर्ल्ड में है और दूसरा भाई, जिसे ड्रग किंग के नाम से जाना जाता है, ये पूरे कॉर्टल को अपनी उंगलियों पर नचाता है। और इन दोनों भाई के बीच सत्ता की जंग चल रही है और जो जीतेगा वो प्लाटियो का अगला हेड बनेगा। लेकिन इन सब के बीच हमारा एलन क्या चाहता है? वो कहता है कि मैं एक कमजोर और बास्टेटाइल बनकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। जहाँ पूरी दुनिया ताकत के पीछे भाग रही है, वहीं एलन बस शांति से जीना चाहता है। वह जानता है कि इन दोनों भाइयों के बीच पड़ना मौत को दावत देना है, पर क्या उसे शांति मिलेगी? बिल्कुल नहीं। एलन कहता है कि वह अपनी प्यारी जिंदगी के लिए एक उंगली तक नहीं हिलाना चाहता, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अचानक एक धमाका होता है। वो खुद को कमजोर दिखाने का नाटक तो कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में चमक कुछ और ही कह रही है। जब तलवारें चलती हैं और धमाके होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सेकंड चाइल्ड भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वहीं हमारा एलन उस लाइब्रेरी से किसी तरह बचकर निकल गया था और उसके साथ खड़ा था इवान।
तभी हम इवान को देखते हैं जो गहरी सोच में डूबा हुआ है। वो हैरान है कि आखिर यंग मास्टर को कैसे पता चला, जो पूरी तरह से गुप्त है, इलीगल स्लेव मार्केट और दूसरी जगहों में सीक्रेट बायो एक्सपेरिमेंट। ये ऐसी जानकारियां थी जिन्हें बड़े बड़े जासूस भी नहीं जानते थे। इवान मनी मन सोचता है आखिर कैसे यंग मास्टर कैसे पता कर लेते हैं ये सब कुछ। तभी दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं, यानी कि अपना यंग मास्टर। एलन को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि इसके पास इतनी खतरनाक जानकारियां होंगी। एलन आराम से सोफे पर लेटा हुआ है और थकावट का बहाना बना रहा है। तभी इवान उससे कहता है कि यंग मास्टर, आप सच में बहुत अजीब हैं। आपने उस बच्चे को ऑर्फनेज में क्यों भेज दिया? तो जवाब में एलन बोलता है तभी इवान को याद आता है कि क्या किसी ने कहा था कि वो बच्चा नॉर्मल नहीं है, पर फिर उसे एहसास होता है कि बात सिर्फ नॉर्मल होने की नहीं है, वो बच्चा तो क्लैटाकेमिक स्केल की पावर रखता है। वैसे एलन का क्या मकसद है और वो उस बच्चे का क्या इस्तेमाल करना चाहता है, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान शैतान कैसे बन जाता है? तभी हम कालियान किंगडम को देखते हैं, जहाँ वही बच्चा होता है जिसे स्लेव मार्केट से लाया गया था। वो बच्चा किसी जेल में बंद होता है और बहुत ज्यादा सताया जा रहा होता है, और इन खतरनाक हाथों को देखकर लगता है कि उस बच्चे को इतनी छोटी सी उम्र में कितना ज्यादा दर्द सहना पड़ा होगा। इस बच्चे को बेड़ियों में जकड़कर एक जगह से दूसरी जगह बेचा गया है। जहाँ भी वो गया उसे सिर्फ नफरत और जुल्म मिला, और बहुत खतरनाक टॉर्चर भी। और इस वजह से इस बच्चे ने अपनी पूरी मासूमियत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पर उस बच्चे को क्या पता था कि यही दर्द उसे दुनिया के सबसे भयानक वजूद में बदल देगा। और फिर वो हुआ जिसने नियति को हिलाकर रख दिया। टॉर्चर की इंतहा होने लगी। वो छोटा सा बच्चा द 5 डेडली सिंस का अवतार बन गया, द सिन ऑफ स्लॉथ। जब वो चीखा तो उसकी आवाज में दर्द नहीं बल्कि तबाही की गूंज थी। उसकी आंखों से निकलने वाली वो पर्पल रोशनी इस बात के सबूत थे कि अब रहम का वक्त खत्म हो चुका है। पावर मिलते ही उस बच्चे ने उन सभी साम्राज्य को मिटाना शुरू कर दिया जिन्होंने उसे तड़पाया था। उस बच्चे ने इतनी खतरनाक तबाही मचाई कि लोगों के सोचते ही उनकी रूह कांप जाती थी। एक ही पल में वो बच्चा हजारों लाशों बिछा देता था, और द डेडली स्लॉथ बनने के बाद उस बच्चे के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई टिक सके। हर तरफ सिर्फ खूना सन्नाटा ही था। यहाँ तक कि इस गेम को खेलने वाले प्लेयर्स भी दंग रह गए कि कोई कहानी इतनी क्रूर और भयानक कैसे हो सकती है। एक मासूम सा बच्चा जो मॉन्स्टर बन चुका था और उसने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया था। तभी इसके बाद हम एलन को देखते हैं। वो एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा है जिसे द सिन ऑफ स्लॉथ कहते हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि वो असल में बेहद मेहनती है और अपना हर बदला और कर्ज सूद समेत चुकाता है। एलन चाय की चुस्कियां लेते हुए इवान से पूछता है कि हमने जो वो लेटर्स भेजे थे जिसे यूटिया और उस दूसरे बच्चे को भेजे गए थे। एलन को इस बात का पूरा भरोसा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो कहता है कि मैंने उसे ऑर्फनेज भेजा है क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है। लेटर में लिखी हुई बातें ऊपर से तो नॉर्मल लगती हैं, जैसे भाई बहनों की मस्ती हो, लेकिन असली मकसद तो कुछ और ही था। उसने यूटिया को आदेश दिया था कि वह उस बीमार बच्चे का खास ख्याल रखे जिसे उसने वहां भेजा है। वहीं ऑर्फनेज में जहां बाकी बच्चे खेल रहे हैं और खुश हैं, वहां एक बच्चा सबसे अलग, अंधेरे और अकेलेपन में खड़ा है। उसकी हालत देखकर रूह कांप जाती है। तभी अचानक से आवाज आती है, तुम टूटे हुए हो। उस बच्चे के शरीर पर बने घाव और निशान किसी आम चोट के नहीं है। वो हाथ के निशान देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये तो उसके निशान हैं। वैसे ये बच्चा है कौन और उसके शरीर पर इतने खतरनाक निशान किसके हैं? ये देखने के लिए स्टोरी में बने रहो, ठीक है। वो अजीब सा बच्चा हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए होता है, जिसके शरीर पर पट्टियां बंधी होती हैं, और वो बहुत ही कमजोर और डरा हुआ लग रहा है। तभी उसके सामने बहुत ही अजीब सा शैडो आता है, और वह शैडो उस लड़के से अजीब सा सवाल पूछता है, क्या वो ब्लैक गोट था? लड़का बिल्कुल सन्न रह जाता है, मानो उसे अपने अतीत का कोई गहरा राज याद आ गया हो। तभी वहाँ रोशनी चमकती है और हमारे सामने आती है बहुत ही खूबसूरत लेकिन खतरनाक दिखने वाली लड़की। उसके बाल चांदी जैसे सफेद हैं और आंखें खून की तरह लाल है, और ये लड़की कोई और नहीं अपनी यूटिया होती है। वो मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहती है कि फिर भी ग्रेट मून ने तुम्हें चुना है, बधाई हो। यह सुनकर लड़का चौंक जाता है। आखिर ग्रेट मून क्या है और उसने इस लाचार लड़के को क्यों ही चुना? यूटिया लड़के के पास आती है और उस लड़के को अपनी मैजिकल पावर्स का एहसास कराती है। वे चिल्लाती है, अपनी उस पावर को महसूस करो जो तुम्हें दी गई है और अपनी असली पोटेंशियल को बाहर आने दो। अचानक लड़के के शरीर में पर्पल और पिंक कलर की माना की लहर निकलने लगती है और पूरा माहौल बिजली की कड़कड़ाहट से भर जाता है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसके शरीर के अंदर से कोई सोई हुई पावर्स जग रही हो। यूटिया लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। वे उसे एक शर्त देती है, अगर तुम वफादार रहे और उसके मास्टर के ऑर्डर को फॉलो किया तो तुम्हारा रिवेंज जरूर मिलेगा।
बदले का नाम सुनते ही लड़के की आंखों में एक नई आग दिखाई देती है। यूटिया हवा में उड़ते हुए कहती है कि अब समय आ गया है कि मैं अपना पहला जवाब भेजूं। इसका साफ मतलब है कि अब तबाही शुरू होने वाली है। तभी अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और दरवाजा खुलता है। तभी इवान चिल्लाते हुए अंदर आता है और कहता है कि बड़ी मुसीबत हो गई। तभी अपना एलन जो शांति से बैठकर पढ़ाई कर रहा है, यहाँ तक कि उसके सर पर भी किताब रखी हुई है, वो चिढ़कर पूछता है कि अब क्या हुआ और ये तीसरा बॉस कहाँ है। इवान हाँफते हुए कहता है कि वो कमीना मेरा मतलब दूसरे यंग मास्टर, और भाई यहाँ दूसरे यंग मास्टर की कोई भी इज्जत नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ इनके अपने लोग भी इसे कमीना बुलाते हैं। लेकिन तभी इवान को याद आता है कि उसे अपनी नौकरी भी तो बचानी है। तभी इवान बोलता है कि खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, और जैसे ही एलन ये खबर सुनता है तो एलन के होश उड़ जाते हैं और कहता है क्या। एलन का चेहरा साफ साफ बताता है कि मामला कितना गंभीर है। एलन बोलता है कि क्या वो कमीना मर गया। तभी सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरे और डरावनी जगह पर, जहाँ दूसरे यंग मास्टर की लाश पड़ी हुई है। शरीर खून से लथपथ है और चारों तरफ भी सन्नाटा है। हमारे एलन को यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ था और द एंड हो गया। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। हमें एक लेटर दिखाया जाता है जो रात की चांदनी में चमक रहा होता है, और इस लेटर में लिखा है कि यूटिया तुम कैसी हो, मेरे दूसरे भाई ने आज मुझे कुर्सी की तरह इस्तेमाल किया। और ये लाइंस पढ़कर हमें समझ आता है कि इन भाइयों के बीच के रिश्ते कितने डार्क और अजीब हैं। लेटर में आगे किसी बच्चे को भेजने की बात कही गई है। ये किसी लाइट ग्रीटिंग की तरह लिखा गया है, पर इसके पीछे छुपे हुए राज बहुत ही गहरे हैं। तभी इसके बाद हम एक आलीशान फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ फूलों के बीच वहीं सेकंड यंग मास्टर की लाश पड़ी है, जिसका नाम टोनियो है। सबको बताया गया है कि टोनियो की मौत एक एक्सीडेंटल फॉल है, यानी ऊंचाई से गिरने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन क्या यह वाकई एक हादसा था? यहाँ सस्पेंस तब बढ़ता है जब हम टोनियो के परिवार को देखते हैं। टोनियो का फादर, जो इस घर का लॉर्ड है, अपने बेटे के जनाजे में भी औरतों और नशीली दवाओं के साथ बैठा हुआ है। उसे अपने बेटे की मौत का जरा भी गम नहीं है। वहीं हमारा एलन खड़ा हुआ सोचता है कि मुझे पता था कि ये फैमिली बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, पर यहाँ तो हद हो गई है। असली डार्क फैंटेसी तो यहाँ चल रही है। तभी हमारी नजर एक शख्स पर पड़ती है, यानी कि लियो पर। लियो के चेहरे पर दुख के बजाय एक शैतानी मुस्कान है। वो इतना खुश है कि जैसे उसे कोई जैकपॉट मिल गया हो। एलन उसे देखकर समझ जाता है कि ये बंदा अपनी खुशी छिपा भी नहीं पा रहा है। एलन मनी मन कहता है कि कम से कम अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश तो करो टोनियो। पक्का इस किलिंग के पीछे लियो या उसके चमचों का हाथ होगा। तभी इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो गेम के जैसा लग रहा है। यहाँ पर असली सच सामने आता है। लियो पागल की तरह हंस रहा है और वो कह रहा है कि आखिरकार 50 सालों के बाद मैंने उस कीड़े को मार ही दिया। अब मैं असली वारिस हूँ। लेकिन लियो अपने भाई के मरने के बाद भी उसका मातम नहीं बल्कि जश्न मना रहा होता है। वैसे जिसे दुनिया हादसा समझ रही थी, वो असल में सालों से बुना गया एक खूनी जाल था। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि लियो ताबूत के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी है, क्योंकि सक्सेसर की जंग अब खत्म हो चुकी है। लेकिन लियो का मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि समय बीतता है और 1 साल गुजर जाता है। लियो ने न केवल सक्सेसर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, बल्कि अब पूरे ड्रग्स बिजनेस पर उसका ही कब्जा है। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा इलाका पहले से ही कहीं ज्यादा शांत और सेफ हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो लियो के राज में सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन इस शांति के बीच लियो अपनी फ्यूचर की चालें चल रहा है। तभी इसके बाद हम देखते हैं इवान और एलन को। एलन जो अपनी फ्यूचर की चालें चल रहा है, वो यूटिया के साथ लगातार कांटेक्ट में है। एलन अब पेन पॉल्स बन चुका है। वो लेटर के जरिए बातें करते हैं। एलन जानता है कि यूटिया के साथ ये दोस्ती आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली है, और पॉलिटिक्स और पावर्स की इस दुनिया में कौन कब काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। तभी एलन लेटर पढ़ते हुए मुस्कुराता और कहता है कि अगर इन्हें इस तरह देखा जाए तो ये बच्चे वाकई में अच्छे हैं। तभी इवान एलन को एक दिलचस्प बात बताता है। वो कहता है कि उस छोटे से ऑर्फनेज के लिए स्पॉन्सरशिप अचानक से बढ़ने लगी है। ये बात थोड़ी अजीब तो है, पर अच्छी भी है। आखिर कौन है जो गुमनाम रहकर भी उन बच्चों की मदद कर रहा है। तभी बातों ही बातों में इवान असली मुद्दे पर आता है। वो कहता है कि यंग मास्टर एलन, जिस चीज की तुम तलाश कर रहे थे उसके बारे में कुछ पता चला है। इवान एलन से कहता है कि मुझे इंफॉर्मेशन गिल्ड से एक क्लू मिला है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। इवान मेज पर रखी फाइल्स पर हाथ रखकर कहता है कि खबर पक्की है। एक एंशिएंट बुक मिली है जो सीधे थर्ड बॉस की तरफ इशारा करती है। तभी इवान राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे वो मिल गया है जिसे वो लंबे समय से ढूंढ रहा था। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हम पहुंचते हैं मार्गोट, जो एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन साइट है। यहाँ सिर्फ नशा नहीं बल्कि खून खराबा और चीखे भी आम है। इस अंधेरे में कोई बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ बात चल रही है प्लेटियो फैमिली के सबसे बड़े बेटे की। लोग कहते हैं कि
वो बहुत ही दरिया दिल है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। फर्स्ट चाइल्ड की ऑर्गेनाइजेशन में अब सैकड़ों मेंबर जुड़ चुके हैं। एक तरफ अमीरी का दिखावा है और दूसरी तरफ अंधेरे का साम्राज्य। तभी इसके बाद हम देखते हैं लाशों से भरी सड़क को, जहां एक सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा हाथ अपने आप ही हिल रहा है। बेचारे सोल्जर्स अपनी ही तलवारों से अपने साथियों पर हमला कर रहे हैं। कोई भी चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा है। हमें सिर्फ चीखे और खून ही दिखाई देता है। चारों तरफ बस तबाही तबाही होती है। उन सोल्जर्स की हेल्प की पुकार अंधेरे में ही कहीं गुम हो रही होती है। एक के बाद एक सोल्जर अपनी ही तलवारों का शिकार बन रहे हैं। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये तो एक कत्ले आम था। तभी अंधेरे में हम एक शैडो को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि एक अजीब सा लड़का अपनी उंगलियों से एक अजीब सी स्ट्रिंग निकाल रहा है और वो अपनी उंगलियों से उन सभी सोल्जर्स को नचा रहा है। उस लड़के के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, बस एक खौफनाक शांति है। वो धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है कि आज का कठपुतली का खेल वाकई मजेदार था, लेकिन रुको, ये तो बस शुरुआत है। रिपोर्ट करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और ये छोटा लड़का कोई और नहीं, वही ऑर्फनेज वाला लड़का होता है। और उस लड़के के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं होते। वह अपनी साथी यूटिया से सवाल पूछता है कि क्या ये सब करने से कोई फायदा भी है। यूटिया अपनी लाल आंखें और पलट कर डरावनी सी मुस्कान से पूछती है उस लड़के से, क्यों, क्या तुम्हें उन पर तरस आ रहा है। जैसे ही कैमरा पीछे हटता है, हमें एक खतरनाक मंजर दिखाई देता है। चारों तरफ बस लाशें बिछी हुई होती हैं और आसमान में एक फीका चांद इस तबाही का गवाह बना खड़ा है। लड़का बिना किसी झिझक के जवाब देता है कि नहीं, मुझे तरस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग इंसानों को पीस कर नशीले ड्रग्स बनाते थे और मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा है कि इस कत्ले आम से मेरे बदले की आग से क्या लेना देना है। यूटिया अपनी पावर्स का प्रेशर दिखाते हुए कहती है कि बिल्कुल फायदा है, ये तो बस एक तैयारी है उसके वापस लौटने के लिए जगह बनाने की। उसकी बातों से साफ है कि वो किसी बहुत बड़ी और ताकतवर हस्ती के आने का इंतजार कर रही है। यूटिया जुनून की हद तक पागल नजर आ रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। जब वो यहाँ आएगा तो हम इस जगह को इतना घटिया और गंदा कैसे रहने दे सकते हैं। यूटिया के लिए तो ये कत्ले आम सिर्फ एक सफाई का हिस्सा है। वो लड़का यूटिया के बाद समझ जाता है। वो जान चुका है कि यहाँ जो भी आ रहा है वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। तभी अचानक एक तेज रोशनी और धमाका होता है, जैसे कोई पोर्टल खुल रहा हो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे उस जगह से जा रहे हैं, यानी कि अपनी यूटिया और वो अजीब सा बच्चा, और पीछे छोड़ जाते हैं एक खतरनाक सी गूंजती हुई आवाज। सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक ही होगा, लेकिन आखिर वो लोग कौन है जिसके आने की तैयारी में ये पूरी दुनिया को शमशान बनाने पर तुले हैं। और ये लड़का अपना बदला ले पाएगा कि नहीं, ये जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओह एक मिनट, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।